सीधे आपको लेकर चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर यूपी विधानसभा की कार्रवाई जारी है। वो महंगी दवाई लिखता है, 5,000 का पर्चा है, 4,000 का पर्चा है तो 5,000 की दवाई लिखता है। कैसा गरीब आदमी अपना यापन करेगा, जीवन यापन करेगा, गरीब कैसे इलाज कराएगा? जितने डॉक्टर हैं प्रदेश में सरकारी भी, वो भी अपने घरों पर डॉक्टर देखते हैं और वो अस्पतालों में कहते थे कि मेरे घर पे आइए, फला जना क्लिनिक है, उसका कार्ड दे देते हैं कि जाइए मेरे घर पे आइए, मुझे दिखाइए। अब इनका ये सरकारी धंधा है, गैंग बना के धंधा करते हैं डॉक्टर लोग। सभी डॉक्टर अपने चहेते से जांच कराते हैं। अगर मैं किसी गरीब से वैसे करा लूँ, मामूली आदमी से, तो नहीं, इसे नहीं मानेंगे, करानी तो वही है। मामूली आदमी तो जांच नहीं कर सकता ना, जो उसके लिए वो वही जांच करेगा। मामूली आदमि जांच करेगा, एमआरआई की क्या जांच करेगा जब तक एमआरआई मशीन नहीं होगी? करा लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं तो डॉक्टर ही करेगा। अस्पतालों में अपने मर रहे हैं भूखे प्यासे, न दवाई है न कुछ है। सारे अस्पतालों के अंदर जितने एमआरआई लगे हैं मंडल स्तर पे इन्होंने लगाए, एक भी एमआरआई काम नहीं कर रहा है। मैं मुरादाबाद मंडल की बात बता रहा हूँ, एमआरआई चलाने वाला ही नहीं मिलता वहां, सीटी स्कैन करने वाला नहीं मिलता, और बाहर से सामने अस्पताल के आपका अनुपूरक क्या समझ और एमआरआई भी ये बाहर करा देते लोग। उनसे कराइए, आधा पैसा उन पे आ जाता है। तो आप क्या इनको पता नहीं इस बात का? जब इधर बैठ जाएंगे कैसे पता चल जाएगा? हमारी तरफ आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा। उधर बैठ के पता नहीं चलता इनको। जब आप इधर बैठे थे तब आपको नहीं पता था? मैं अस्पतालों के जरूरतमंदों को इलाज फ्री में कराया जाए, वही बात आती है। दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, कुछ शर्म करो गरीबों के हिसाब में। आपको सरकार में बैठा दिया है, उन गरीबों ने ही बैठाया है। अगर आप उनका अनादर करोगे, उनका इलाज फ्री में नहीं कराओगे, दवाई एक नहीं मिलती, जांच अपनी अपनी हिसाब से होती है, मैं सरकार से चाहूंगा कि पुनः विचार करे और जांचें फ्री कराए और परामर्श एक नियमित कर दे। प्राइवेट को भी सरकारी को भी अंडरलाइन कर दे कि इससे ज्यादा कोई डॉक्टर ले नहीं सकता। बैठिए, धन्यवाद। एक दूसरा भी अखिलेश जी दोनों के साथ पूछे उसका उत्तर। श्री अखिलेश, इनका भी नाम है ना उसमें, दोनों बात दोनों एक साथ उत्तर दीजिए। गाँव से चल करके बड़े शहरों की तरफ अपने मरीजों को लेकर के लोग आते हैं और आपके सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाती। मजबूरन लोग अपने मरीजों को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा इतना बड़ा है, डॉक्टरों के फीस को लेकर के, अल्ट्रासाउंड को लेकर के, एमआरआई को लेकर के, तमाम जांच केंद्रों की इतनी बड़ी फीस है कि आदमी की देन क्षमता से ज़्यादा है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मरीज अस्पताल के अंदर दम तोड़ देता है और लाश रोक करके प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक मरीज के तीमारदार से मांग करते हैं कि हमको इतना रुपया जमा करो तब तुम्हारी हम बॉडी अस्पताल से बाहर करेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों के खर्चों का कोई नियामक तय करेगी, कोई नियम बनाएगी? डॉक्टरों की फीस से लेकर के जांच केंद्रों तक का कोई नियम कानून बनाएगी ताकि उसके तहत लोगों को उसका लाभ मिल सके, वरना स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई नियम कानून ऐसा बनाएंगे जिससे गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ ढंग से मिल सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में हमने विस्तृत रूप से लिखित जवाब दिया है। हमारे प्रदेश में सभी स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है, जांचें भी उपलब्ध हैं, दवाइयां भी उपलब्ध हैं। दवाइयों की किसी भी अस्पताल में कोई कमी नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं सदन के माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास 5,000 की आबादी पर स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर अब्लिक सब सेंटर उपलब्ध हैं, जो 5,000 की आबादी पर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। वहां 98 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क हैं, 14 प्रकार की जांचें हैं, जच्चा बच्चा के लिए सारे वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एएनएम भी वहां उपलब्ध रहती है। इसके अलावा जो
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनकी संख्या 3,500 के लगभग है, वहां पर प्राथमिक चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और दवाइयां निःशुल्क वहां उपलब्ध हैं, जांचें भी निःशुल्क होती, कोई पैसा दे नहीं है किसी भी मरीज को, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। जो CSC हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है, वहां सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क, दवाइयां निःशुल्क और जच्चा बच्चा के सीजरियन डिलीवरी के भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास जिला लेवल के अस्पताल हैं, वहां भी सभी प्रकार की जांचें जो अनुमन्य होना चाहिए जिला लेवल के अस्पताल में निःशुल्क हैं, दवाइयां सभी प्रकार की हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। बेड्स की ICU बेड्स की संख्या सभी जिला अस्पतालों में है। इसके अलावा विशिष्ट श्रेणी के जो अस्पताल 100 बेडेड और 50 बेडेड है, वहां जिला लेवल की सारी दवाइयां, सारी जांचें निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई गंभीर रोगी है, मैं पुनः सदन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को भारतवर्ष की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत देने का काम किया है और मैं प्रदेशवासियों से कहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी जानकारी देता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत कार्ड देने में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। हमने 5.5 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए हैं और माननीय अध्यक्ष जी, उसमें हमने सभी मरीजों को, उनके परिजनों को निःशुल्क जो भी सुविधाएं चाहिए 5 लाख तक की निःशुल्क उपलब्ध है। मैं सदन को सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ऐसे लगभग 6,000 अस्पताल हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। 2900 के लगभग प्राइवेट सरकारी अस्पताल हैं और 3100 से अधिक अस्पताल हमारे पास निजी क्षेत्र के हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। वहां आयुष्मान भारत की सुविधाएं लगातार लोगों को मिल रही हैं। इसके अलावा इसमें भी अगर यदि कोई आच्छादित नहीं हो रहा है और वो उसको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। 1300 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री सहायता कोष से ऐसे गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सदस्य का जो सवाल है और दूसरे सदस्य का जो सवाल है, इनको दर्द गरीबों का नहीं है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सत्ता की भूख, सत्ता के पेट में दर्द की वजह से चिल्लाते हैं। इनका केवल सदन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना कि अखबार में 2 लाइन छप जाए। अगर ये मीडिया के साथी फोटो न खींचे, एक आदमी बेल में नहीं आएगा। पेट दर्द की आपके पास दवा है? इनका कोई मतलब नहीं है। और सर अरे वो आपके पेट दर्द की दवा दे रहे हैं ना। अध्यक्ष जी, जब इनका शासनकाल था, मैं स्पष्ट कर दूं, 17 से पहले आंकड़े मंगा लीजिए सर, 17 से पहले आंकड़े अस्पतालों और स्कूलों को तबेला बना करके रख दिया था। पूरी तरह से गुंडे, बदमाश, माफिया अस्पतालों पर हावी थे। प्रश्न संख्या 2 श्री राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर रमेश कुमार वर्मा। आपके पेट में दर्द नहीं आता है? चलिए, डॉक्टर राकेश आर के वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर आया ही नहीं माननीय। आपने आयुष विभाग से संबंधित प्रश्न पर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपको आभार। मान्यवर, सरकार का जवाब जब हम पढ़ते हैं और आयुष विभाग का जो लीडिंग विभाग है वो आयुर्वेद है और आयुर्वेद की व्यवस्थाओं पर नजर जब डालते हैं तो ऐसा लगता है जो हमारे मनीषियों की एक धरोहर रही है, उस धरोहर को मिटाने में। आप कौन से डॉक्टर हो? मान्यवर, मैं वही बात तो बता रहा हूं। वो कौन से? भूमिका है, एलोपैथिक हो कि आयुर्वेदिक हो? आप समझे कौन जो भूमिका भारत के ज्ञान, महोदय एक मिनट, जो भारत के ज्ञान विज्ञान को मिटाने के लिए जो हूड़ों ने, जो बख्तियार खिलजी जैसे विदेशी आक्रांताओं ने जो योगदान दिया है, आज वही कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। फर्क इतना सा है कि मुखौटा स्वदेशी और राष्ट्रवाद का लगा रखा है।
मान्यवर, बहुत सारे लोग हो सकता है कहें कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। विभाग की बदहाली, जी मैं मानता हूं, मैं बात करता हूं, आपको जवाब देना है, जवाब आपको देना है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरे पास एक ज्ञापन है मान्यवर। इस विज्ञापन में देखिए जो एनआरएचएम भारत सरकार की प्रमुख योजना है ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, ये उसका विज्ञापन है, जहां पर एमबीबीएस नेत्र संजय, रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सक, आयुष चिकित्सक, सबका मानदेय देखिए, ये मेरे पास पत्र है उस समय का जो विज्ञापन हुआ था, सबका मानदेय 24,000 रखा गया। चूंकि सरकार भी मानती है, न्यायालय भी मानता है कि समान काम तो समान दाम होना चाहिए, समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, आज जो एलोपैथिक जो एनआरएचएम में डॉक्टर हैं उनको 1 लाख मानदेय दे रही है, और जो आयुष के जो डॉक्टर हैं उनको 36,000 दे रही है। तो आप आयुष को मिटाने का काम कर रहे हो या इसका संवर्धन करने का काम कर रहे हो मानवर। इसी तरीके से एमओसीएच के 1678 पद हैं, 1678 पद एमओसीएच के हैं जो राजपत्रित अधिकारी के पद पर काम करते हैं, जिनकी भर्ती आयुर्वेद विभाग से हुई, जो काम चिकित्सा स्वास्थ्य माननीय डिप्टी सीएम साहब का करते हैं, सैलरी ये देते हैं। लेकिन इन्होंने जो 1678 पद जो भर्ती हुए थे, आज तक इनका प्रमोशन करने का काम नहीं किया। जो जिस पद पर भर्ती हुआ था उसी पद पर रिटायर्ड होने जा रहा है। आप बेगारी करवा रहे हो, आप उसको सम्मान नहीं देना चाहते, आप ये कहते हो कि हम आयुर्वेद का संवर्धन करने का काम करें मानवर। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज आयुर्वेद विभाग में आप देख लीजिए, आयुर्वेद विभाग में 2128 डिस्पेंसरियां हैं, सब खाली पड़ी रहती, कोई ओपीडी नहीं। गुरुग्राम में आदमी जाता है पंचकर्मा कराने के लिए, 5-5 लाख रुपए फीस देकर के आता है, लेकिन इनके आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जो पंचकर्मा है वो बेकार पड़ा हुआ है, वहां पर जानवर बैठते हैं, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। आप जानकारी कर लीजिए कितने लोग पंचकर्मा कराने के लिए हमारे राज्य की चिकित्सालयों में जाते हैं। तो मान्यवर, ये भारत के ज्ञान विज्ञान को मिटाने का काम हो रहा है या संवर्धन करने का काम हो रहा है। वहीं पर विभाग में अनियमितताएं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दाम्पत्य नीति बनाई है, उस दाम्पत्य नीति का खुला उल्लंघन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार